हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर यानी कि पोषण चैप्टर का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। दोस्तों कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सबके बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़े थे और थोड़ा सा विषम पोषी पोषण के बारे में भी पढ़े थे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सबके बारे में डिटेल जानेंगे। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। उसके अंदर कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। दोस्तों आज हम लोग अपना जो न्यूट्रिशन का पार्ट है दोस्तों, आज इसे हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। मतलब पोषण का जो हिस्सा है दोस्तों, इस चैप्टर में पोषण के बारे में जो भी पढ़ाई करना है, मतलब जीव कैसे अपना भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारी बातें दोस्तों आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप डेली पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप रोज उसे रिवीजन कर रहे हो क्या दोस्तों? जब तक आप एक चैप्टर को 10 बार रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हो, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपका नंबर अच्छा आए, आपको साइंस अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफ के। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि स्वपोषी पोषण वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों मैंने आपको कई सारे जीवों के बारे में बताया था। क्या जितने भी जीव है क्या भोजन लेते हैं क्या? जी सर, जितने भी जीव है वो सारे जीव भोजन लेते हैं। उसमें से सभी जीव अलग अलग प्रकार से भोजन का ग्रहण करते हैं सर, और अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं। मतलब कुछ जीव होते हैं जो खुद ही भोजन बना के ग्रहण करते हैं, कुछ जीव होते हैं जो अन्य पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। हम लोग को दोस्तों अभी पढ़ना है स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण क्या होता है सर? तो यह ऐसे प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते दोस्तों। दोस्तों ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण वाले जीव कहते हैं। उन्हें हम लोग इस कैटेगरी स्वपोषी पोषण के अंदर रखते हैं दोस्तों। जैसे कि कल मैंने आपको उदाहरण दिया था क्या प्लांट्स का, कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या कल मैंने उदाहरण दिया था क्या दोस्तों कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाता है? लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि ठीक है सर, प्लांट्स जो है सर, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है सर। लेकिन आपके अंदर ये डाउट जरूर आएगा कि सर प्लांट्स अपना भोजन स्वयं क्यों बनाता है? हम लोग अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते सर? हम लोग को क्यों प्लांट्स पर और एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंड होता है? प्लांट्स के पास ऐसी क्या चीज है जिससे प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है? हम लोग के पास क्या चीज की कमी है सर? हम लोग तो इतना डेवलप हो गए ना सर, इतना डेवलपमेंट, इतना आगे निकल चुके हैं। जापान इतना आगे निकल चुका है, चाइना इतना आगे निकल चुका है सर। तो फिर हम लोग के पास क्या कमी है जो हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते? आइए देखते हैं दोस्तों कि प्लांट के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। आइए देखते हैं दोस्तों। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों, तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हिंदी में दोस्तों इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण कहेंगे दोस्तों। पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? प्लांट्स मेक देयर own food.
प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी प्रोसेस को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या? जी सर, समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों आप एक क्वेश्चन पूछोगे ना, सर ये तो आपने बताया प्रक्रिया कि हाँ प्लांट्स जब भोजन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि अब देखो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। लेकिन दोस्तों प्लांट्स जब प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करते हैं, मतलब जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें कुछ तो चाहिए ना, उन्हें कुछ तो चाहिए ना भोजन बनाने के लिए, या ऐसे ही बना देंगे क्या? आपके घर में भोजन कौन बनाता है दोस्तों? कई जने खुद से बनाते हैं, में रहते हैं जो रेंट लेके, या आपकी मम्मी बनाती है। दोस्तों अगर आप खुद से अपना भोजन बना रहे हो, घर में बना रहे हो, मार्केट से सब्जियां लेकर, अनाज लेकर, तो दोस्तों क्या आपको भोजन बनाने के लिए कुछ कच्चा सामग्री चाहिए क्या? तभी तो आप उसको पकाओगे फिर उसको खाओगे। तो आपको कच्चा सामग्री चाहिए क्या दोस्तों? जी सर, कच्चा सामग्री चाहिए। क्या क्या चाहिए? अगर आपको बनाने हैं आलू के पराठे तो आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों? सर मुझे तो चाहिए आलू चाहिए, आटा चाहिए ना, तेल चाहिए ना छनने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको आलू के पराठे बनाने हैं तो आपको कच्चा सामग्री चाहिए क्या? जी सर, कच्चा सामग्री चाहिए, तब जाकर मैं उसको आलू के पराठे बनाऊंगा फिर उसको खाऊंगा। वैसे ही दोस्तों प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करने के लिए उन्हें भी कुछ कच्चा सामग्री चाहिए, कुछ कच्चा सामग्री चाहिए ताकि वो अपना भोजन बना सके। तभी तो दोस्तों वो अपना भोजन स्वयं बना के उसे ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्लांट्स को क्या कच्चा सामग्री चाहिए ताकि वो अपना भोजन स्वयं बना ले। दोस्तों आइए समझते हैं अच्छे से, इन्हें क्या चाहिए कच्चा सामग्री में, देखते हैं दोस्तों अच्छे से। दोस्तों आलू के पराठे बनाने के लिए अभी आपने बताया ना, आलू चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए। जी सर, तभी तो बनाएंगे ना आलू के पराठे। वैसे ही देखिए दोस्तों, प्लांट्स को कच्चा सामग्री क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फूड बनाने के लिए। तो प्लांट्स को सर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्या? जी सर। पानी चाहिए क्या? पानी चाहिए क्या? प्लांट्स में हम लोग पानी देते हैं क्या दोस्तों? जी सर, प्लांट्स को हम लोग पानी देते हैं, तो क्या उसे पानी चाहिए क्या? जी सर, पानी चाहिए। दोस्तों प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट्स को क्या सनलाइट चाहिए क्या? सूर्य की रोशनी चाहिए क्या दोस्तों? सर अगर प्लांट्स को सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो अपना भोजन को पकाएंगे कैसे? मान लीजिए दोस्तों आपको आलू के पराठे बनाने हैं, आपने सारे कच्चा सामग्री ले आया, आलू ले आया, आटा ले आया, सब ले आया, लेकिन अगर उसको गर्म ही नहीं करोगे तो दोस्तों क्या आपका खाना बन पाएगा क्या? क्या आपके आलू के पराठे बन पाएंगे क्या? नो सर, नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको गैस सिलेंडर चाहिए क्या? जलावन चाहिए क्या? ताकि आप उस खाना को पका सको। तो वैसे ही दोस्तों प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उसमें एक तरह का पिगमेंट होता है दोस्तों। आइए समझते हैं इधर। दोस्तों क्या आपने पत्तियां को देखा है क्या? पत्तियां कौन सी रंग की होती है दोस्तों? ग्रीन कलर का होता है सर। दोस्तों कभी आपने सोचा है क्या कि ये पत्तियां ग्रीन कलर का ही क्यों होता है? दोस्तों ध्यान से समझो, ये जो पत्तियां हैं, जो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं दोस्तों, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं दोस्तों, ये ग्रीन कलर का इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है दोस्तों। पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट जिसे दोस्तों हिंदी में वर्णक कहते हैं दोस्तों। वर्णक पिगमेंट जो होता है ना दोस्तों, किसी भी चीज का कलर डिसाइड करता है। पिगमेंट क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीजों का कलर डिसाइड करता है। दोस्तों जो प्लांट्स की जो पत्तियां होते हैं वो ग्रीन क्यों होता है सर? क्योंकि पत्तियां में एक प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, और पिगमेंट का नाम क्या है सर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इस पिगमेंट का नाम क्या है सर? क्लोरोफिल। और यह पिगमेंट
पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण दोस्तों जो प्लांट्स का जो पत्तियां होता है उसका रंग हरा होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? बात समझ में आ गई क्या? कि हाँ सर बात समझ में आ गया। प्लांट्स में जो पत्तियां होता है उसका रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स की जो पत्तियां होते हैं उसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। उस पिगमेंट का नाम है दोस्तों क्लोरोफिल। आगे जाकर आगे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो समझेंगे ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का टिश्यू होता है, ऊतक होता है। ये सारी बातें हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों एक और बात आपको समझना है कि ये जो क्लोरोफिल होता है ना दोस्तों, इसी के कारण प्लांट्स जो होता है सनलाइट को अपनी ओर खींचता है। इसी के कारण मतलब सर कि जो प्लांट्स होता है वो सूर्य के प्रकाश को कैसे खींचता है? कौन मदद करता है खींचने में? क्लोरोफिल। अगर दोस्तों प्लांट्स के पत्तियों में क्लोरोफिल ना हो तो वो सनलाइट को नहीं खींच सकता। और जब सनलाइट को नहीं खींच सकता है दोस्तों तो क्या वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है क्या? नो सर, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। क्योंकि सर क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को खींचना। और क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो एक बात बोल सकते हैं क्या सर? एक बात कह सकते हैं क्या कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सिर्फ वही भोजन बनाते हैं क्या खुद के लिए? हाँ सर वही बनाते हैं। इसलिए क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल का ही काम है सनलाइट को खींचना। अगर कोई प्लांट है सर उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, जैसे मशरूम आप देखते देखो क्या दोस्तों, उसका कलर कैसा है दोस्तों? ब्राउन है क्या? क्या ब्राउन है क्या? क्या ब्राउन कलर सनलाइट को खींच सकता है क्या? नो सर। तो क्या मशरूम खुद का भोजन खुद बनाता है क्या? नो सर। तो दोस्तों इससे हमको ये समझ में आता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं दोस्तों उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। तो आप लोग ये लिख सकते हो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सभी को हम लोग पादप कहते हैं यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर आगे। अच्छा दोस्तों आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आपको बनाना है आलू के पराठे, क्या बनाना है दोस्तों? आपको आलू के पराठे बनाने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप आटा हाफ kg रखो और आलू 5 kg रखो। क्या ऐसा आलू का पराठा बनेगा क्या दोस्तों? नहीं सर, कैसे बनेगा? आधा kg आटा है, 5 kg आलू है। क्या दोस्तों अगर हम आधा kg आटा में 2 लीटर पानी मिला दे तो क्या दोस्तों आलू के पराठे बनेंगे क्या? नहीं सर। क्या दोस्तों अगर हम 1 पीस आलू ले ले और 10 kg आटा ले ले, क्या आलू के पराठे बनेंगे क्या? नहीं सर। तो दोस्तों हमें आलू के पराठे बनाने के लिए सारा मटेरियल को उस हिसाब से लेना पड़ेगा, सारा सामग्री को, सारा कच्चा सामग्री को उस हिसाब से लेना पड़ेगा जिससे कि हमारे आलू के पराठे अच्छे से बन जाए। मतलब उतना ही मात्रा चाहिए जितना कि हमें उसका जरूरत है दोस्तों। तो क्या प्लांट्स में भी वैसा ही है क्या सर? जी सर। क्या प्लांट्स में भी दोस्तों पानी कितना भी दे दे क्या उससे प्लांट्स खाना बना पाएगा क्या दोस्तों? नो सर, नहीं बना पाएगा। क्योंकि इसको भी नियमित रूप से ही सामग्री चाहिए, मतलब उतना ही चाहिए जितना कि इसको जरूरत हो। ज्यादा दे देने से दोस्तों ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जैसे हम लोग आलू के पराठे नहीं बना सकते दोस्तों। तो दोस्तों आप पूछोगे ना कि सर ठीक है कितना क्या चाहिए आप बता दीजिए। जैसे दोस्तों आप मार्केट जाते हो ना, मान लो किसी के घर में पार्टी फंक्शन है तो आप मार्केट जाते हो ना सामान लाने के लिए, तो आपको सबको खाना खिलाना है दोस्तों, तो फिर आप उसके लिए उसी के हिसाब से लाओगे क्या मटेरियल कि हाँ सर इतना पूरी के लिए इतना चाहिए, सब्जी के लिए इतना चाहिए, सब कुछ। तो ऐसे ही दोस्तों प्लांट्स के लिए भी कुछ नियमित रूप से ही मटेरियल चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कम चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को तो चाहिए लेकिन 6 अणु ही चाहिए, सिर्फ 6 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु चाहिए दोस्तों?
6 अणु चाहिए। अब कितने सारे दोस्तों को ये दिक्कत होगा कि सर इसमें अणु क्या है, ये क्या है। तो दोस्तों आगे जो है उसे बोलेंगे अणु और पीछे जो है उसको बोलेंगे परमाणु। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई क्या दोस्तों आप सभी को? आगे कितना है 6, तो 6 क्या है अणु, और पीछे कितना है 2, तो 2 क्या है परमाणु। दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु चाहिए, पानी के 12 अणु चाहिए दोस्तों, और फिर क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और सनलाइट भी कब काम करेगा, जब उसके पास क्लोरोफिल होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर इतना चीज प्लांट्स को हम लोग देखें दोस्तों, तो प्लांट्स अपना भोजन बनाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा जिसे बोलेंगे C6H12O6। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि लेता तो वाटर 12H2 है, लेकिन उतना इसका खपत ही नहीं दोस्तों। मतलब 12H2O पानी ये ऑब्जर्व करता है, लेकिन 6H2O पानी को ये रिलीज कर देता है, यानी कि अपने अंदर से निकाल देता है दोस्तों। और क्या निकालता है सर? और ऑक्सीजन निकालता है दोस्तों। क्यों सर? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमने प्लांट्स को 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु दिया, 12 पानी का अणु दिया तो दोस्तों, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में यह ग्लूकोज का निर्माण किया, मतलब फूड का निर्माण किया, भोजन का निर्माण किया। दोस्तों भोजन का निर्माण तो हो गया, लेकिन प्लांट्स के पास कुछ कचरा पदार्थ भी बच गया जिसका उसका उपयोग ही नहीं था सर। प्लांट्स ने जितना उसका उपयोग था उतना चीज को तो ये रख लिया, लेकिन कुछ ऐसे ही चीज थे जिसका उपयोग प्लांट्स को नहीं था। क्या क्या है सर? तो 6 पानी के अणु और ऑक्सीजन, इन दोनों का उपयोग प्लांट्स को नहीं है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो प्लांट्स अपने अंदर से फोटोसिंथेसिस के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान प्लांट जो है ये अपना वेस्ट सब्सटेंस निकालते हैं, कुछ कचरा सब्सटेंस जिसका उपयोग इनको नहीं है, और वो वेस्ट सब्सटेंस का नाम है 6 हाइड्रोजन के अणु, मतलब कुछ पानी में रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन। दोस्तों आप कहोगे सर ऑक्सीजन वेस्ट है क्या? ऑक्सीजन तो सर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए दोस्तों। प्लांट्स के लिए वो एक प्रकार का वेस्ट है, अपशिष्ट है, बिना यूज का है, यूजलेस से, बस आप इतना समझो। जब पौधा अपना भोजन बनाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है, उस समय उसे वो क्या करता है, ऑक्सीजन को वेस्ट पदार्थ, उसका जो ऑक्सीजन है उसके लिए क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, इसलिए उसको क्या करता है, निकाल देता है दोस्तों। आपको याद क्या रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट्स अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या निकालते हैं, तो 6 पानी के अणु और ऑक्सीजन प्लांट्स से अपने अंदर से निकाल देते हैं दोस्तों यहां तक की बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? एक बात और आपको समझना है, आपको ये बात पता है क्या दोस्तों, ये बात पता है क्या? ध्यान से सुनना आप लोग। ये बात पता है क्या दोस्तों, जैसे ये एक प्लांट्स है, ये इसका पत्ता है, दोस्तों ये इसका जड़ है। तो प्लांट्स वाटर कहां से लेगा सर? जड़ से लेगा। सनलाइट कहां से लेगा? पत्ता से लेगा। क्या आपको पता है क्या दोस्तों कि सन के लाइट में 7 कलर होता है? क्या आपको पता है क्या दोस्तों ये जो सूर्य का रोशनी होता है उसमें 7 रंग होता है? दोस्तों प्लांट्स को कौन सा रंग ज्यादा चाहिए? प्लांट्स जो अपना भोजन जब वो स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो सनलाइट चाहिए क्या उसको? जी सर चाहिए।
कौन सा लाइट, कौन सा कलर चाहिए उसे। सनलाइट में तो 7 कलर होता है ना, तो सबसे ज्यादा उसे कौन सा कलर चाहिए सर। तो प्लांट्स को क्लोरोफिल के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान उसे सबसे ज्यादा दोस्तों लाल कलर चाहिए। मतलब जो पत्ता होता है वो सबसे ज्यादा लाल कलर को ऑब्जर्व करता है दोस्तों, लाल कलर को एब्जॉर्ब करता है, लाल कलर को एब्जॉर्ब करता है। बोलो याद हो गया क्या। प्लांट्स भोजन बनाने के समय सनलाइट से कौन सा कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, लाल कलर को। और सबसे कम किसको करता है दोस्तों, सबसे कम किसको करता है दोस्तों, सबसे ज्यादा करता है लाल कलर को, और सबसे कम करता है दोस्तों हरा रंग को। इसमें तो दूर से भी आप देखोगे तो आपको पत्ता का रंग कैसा दिखेगा दोस्तों, हरा दिखेगा, क्योंकि वो हरा रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता है, अवशोषित नहीं करता है, इसलिए हरा रंग ज्यादा फैल जाता है। इसलिए दूर से देखोगे तो सब आपको हरा ही दिखेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों। स्वयं पोषी पोषण अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये सारे बच्चे समझ गए क्या। जी सर समझ गए। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयं पोषी पोषण कहते हैं, और जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम लोग को कुछ कच्चा सामग्री चाहिए। मैं सारी बातें आपको बता दिया हूँ क्या दोस्तों। जी सर सारी बातें हम लोग समझ गए हैं। मैं दोस्तों 10 सेकंड के लिए साइड होता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट करते हो। दोस्तों ये आपने नोट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं आगे। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। आइए देखते हैं दोस्तों, हमने कल बताया था क्या आप सभी बच्चे को हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। जी सर, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे आप लोग परपोषी या विषम पोषी पोषण बोले थे दोस्तों। जी सर समझ में आया था। ये ऐसे पोषण वाले जीव होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। मतलब खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, वो किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए, ताकि वह अपना भोजन करके ग्रहण करके उससे ऊर्जा से अपना कार्य कर सके। हमने दोस्तों तो ये पढ़ लिया कि कुछ जीव होते हैं जो खुद से भोजन बनाते और खुद ही ग्रहण करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक था। लेकिन जो जीव खुद भोजन न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषम पोषी पोषण। कल के क्लास में दोस्तों मैंने ये बताया था क्या कि हेटेरोट्रॉफिक 4 प्रकार के होते हैं। बताया था क्या दोस्तों, जिसमें से पहला था होलोजोइक, दूसरा था पैरासाइट, तीसरा था सैप्रोफाइट, और चौथा था दोस्तों सिम्बायोटिक। दोस्तों क्या मैंने आपको ये चारों के बारे में कल बताया था क्या थोड़ा थोड़ा कि हाँ सर होलोजोइक क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, सैप्रोफाइट क्या होता है, सिम्बायोटिक क्या होता है, क्या थोड़ा थोड़ा बताया था क्या दोस्तों। जी सर थोड़ा थोड़ा आपने बताया था। आज दोस्तों हम लोग इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पूरा खत्म करने वाले हैं। और जैसे दोस्तों ये खत्म होगा, हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद वाला जो पार्ट है दोस्तों वो है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पौष्टिक पोषक तत्व। दोस्तों हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट ये पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं नहीं होते, वो सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों। आइए समझते हैं इधर। दोस्तों होलोजोइक क्या होते हैं, कल की क्लास में आपको बताया था क्या होलोजोइक के बारे में कि सर होलोजोइक जो होते हैं वह एक प्रकार के विषम पोषी पोषण है। यह क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं, फिर उसका समांगीकरण करते हैं, और फिर जो वेस्ट बच जाता है उसको वह निकाल देते शरीर से बाहर।
तो क्या ये होलोजोइक पोषण ऐसे होते हैं क्या? जी सर, होलोजोइक पोषण में ऐसे ही होता है। क्या होता है होलोजोइक पोषण, आइए समझते हैं दोस्तों इधर। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण। दोस्तों होता क्या है, आप पहले ये समझो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं वो ठोस पदार्थ का ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसके शरीर में, फिर अपने शरीर में उसको अवशोषित करते हैं, और जब वो अवशोषित हो जाता है तो उसके पूरे शरीर में भेजते हैं। उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ रहता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और जिस जीव में ऐसा प्रक्रिया होता है वो सब होलोजोइक पोषण वाले जीव होते हैं। दोस्तों बात समझ में आया कि नहीं? दोस्तों आपको मैंने बताया था क्या कि होलोजोइक पोषण वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, ठोस पदार्थ का, ठोस भोजन का ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, दोस्तों, फिर उसे अवशोषित करते हैं, दोस्तों वैसे जीव जो ठोस भोजन का ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, फिर उसे अवशोषित करते हैं, इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो होलोजोइक पोषण वाले जीव होते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं एग्जांपल से। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग क्या है, हम लोग होलोजोइक पोषण वाले जीव हैं। कैसे दोस्तों, हम लोग क्या भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करने के बाद क्या उसका पाचन होता है, क्या दोस्तों पाचन होने के बाद क्या उसका अवशोषण होता है, क्या दोस्तों अवशोषण होने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसका समांगीकरण होता है। सर ये समांगीकरण क्या है, आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले होता है भोजन का ग्रहण, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद होता है दोस्तों डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है दोस्तों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद होता है दोस्तों इंजेशन। दोस्तों समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम लोग भोजन का ग्रहण करते हैं दोस्तों, उस प्रक्रिया को बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद उसका पाचन करते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद दोस्तों जो पच गया, जो भोजन मान लीजिए पच गया, आपका भोजन पचा कहाँ पे, छोटी आंत में, तो ऊर्जा का भी अवशोषण कहाँ होगा दोस्तों, छोटी आंत में। लेकिन क्या दोस्तों हमारे सारे शरीर के पार्ट, सारे शरीर के अंग को ऊर्जा चाहिए क्या दोस्तों, हाथ को चाहिए, पैर को चाहिए, सर को चाहिए क्या, हाँ सर। लेकिन ऊर्जा का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में। तो इस ऊर्जा को पूरे शरीर में जो फैलाता है उसी प्रक्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब समांगीकरण। दोस्तों बोलो बात समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद जो वेस्ट, जो कचरा, जो अपशिष्ट बच गया, भोजन जो नहीं पचा, जो भोजन बच गया, अपशिष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, उसे हम अपने शरीर से निकालते हैं, जिसे कहते हैं मल त्याग, इजेशन। क्या दोस्तों यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है आप सभी को? तो वैसे जीव जिसमें इतनी सारी प्रक्रिया होती है दोस्तों, वैसे जीव को हम लोग होलोजोइक पोषण वाले जीव कहते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, यस या नो? बोलो दोस्तों बात समझ में आया कि नहीं, यस या नो? वैसे जीव जिनमें इतना ऐसी प्रक्रिया होती है, वैसे जीव को क्या कहते हैं दोस्तों, होलोजोइक पोषण कहते हैं। ठोस भोजन का ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, फिर उसे अवशोषित करते हैं। दोस्तों क्या इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस होगा क्या हम लोग ऐसे करते हैं क्या दोस्तों? और दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल अमीबा। अब आप कहोगे सर ये अमीबा कौन सा चीज है? दोस्तों जैसे बकरी, गाय,
शेर, चींटी, प्लांट्स, हम लोग एक प्रकार के जीव है क्या? वैसे ही दोस्तों अमीबा भी एक प्रकार के जीव है। हालांकि दोस्तों आप लोग अमीबा का नाम ज्यादा नहीं सुनते हो ना, ज्यादा नहीं सुने हो ना, इसलिए आप सोच रहे हो कि सर ये कैसा जीव है, ये कौन सा जीव है। लेकिन दोस्तों जैसे हम लोग एक प्रकार के जीव है, अमीबा भी एक प्रकार के जीव है, इसमें भी ये वाला प्रक्रिया होता है। तो होलोजीव पोषण का एग्जांपल दोस्तों क्या याद रखना है? ह्यूमंस और अमीबा, और बहुत सारे जीव है, गाय, भैंस, बकरी, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, और सेकेंड है हमारा दोस्तों पैरासाइट। पैरासाइट दोस्तों, पैरासाइट को हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैरासाइट को हिंदी में परजीवी कहते हैं। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर ले ताकि मैं इसको रफ कर दूं। आइए दोस्तों समझते हैं पैरासाइट के बारे में, यानी कि परजीवी के बारे में। दोस्तों पैरासाइट वैसे जीव होते हैं जो दूसरे के बॉडी पर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों पैरासाइट वैसे जीव होते हैं जो दूसरे के शरीर पे, दूसरे के बॉडी पर रहकर भोजन का ग्रहण करते हैं। मतलब दोस्तों वैसे जीव जो दूसरे के बॉडी पे रहकर, दूसरे के शरीर पे रह के भोजन का ग्रहण करते हैं। जैसे दोस्तों आपने इसका नाम सुना है क्या एग्जाम्पल में? लाइस, जिसे दोस्तों हम लोग जू भी कहते हैं। आपको बचपन में दोस्तों क्या बाल में जू हो जाता था क्या? तो क्या जो जू है दोस्तों, क्या जो लाइस है दोस्तों, क्या दूसरे के बॉडी पे रहता है क्या? जी सर। क्या वो हमारे बॉडी पे है क्या? क्या जू हमारे सर में होता है क्या? क्या वो दूसरे के बॉडी पर है क्या? जू करता क्या है सर? हमारे अंदर से खून को खींच लेता है। तो दोस्तों क्या जू एक प्रकार का पैरासाइट है क्या? परजीवी है क्या? क्यों है सर परजीवी? क्योंकि ये दूसरे के बॉडी पर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें ही परजीवी कहते हैं। एग्जांपल में दोस्तों जू, और एक एग्जांपल और याद रखना, केसकटा। दोस्तों केसकटा एक प्रकार का प्लांट्स है, जिसे हिंदी में दोस्तों हम लोग अमरवेल कहते हैं। ये एक प्रकार का पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब ऐसा प्लांट है जो खुद से भोजन नहीं बनाता है, दूसरे के ऊपर रहकर भोजन का ग्रहण करता है। दोस्तों क्या पैरासाइट यानी कि परजीवी के बारे में बात समझ में आ गया क्या? क्या यहां तक की बातें सारे बच्चों को क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, और हमारा तीसरा नंबर जो पॉइंट है दोस्तों उसे बोलते हैं सैप्रोफाइट, यानी कि मृतोपजीवी। दोस्तों क्या होता है मृतोपजीवी, आइए समझते हैं अच्छे से। उससे पहले मैं आपको मैं इसे रफ कर देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों समझते हैं सैप्रोफाइट के बारे में, यानी कि मृतोपजीवी के बारे में दोस्तों समझते हैं। आइए सैप्रोफाइट यानी कि मृतोपजीवी। क्या होता है दोस्तों मृतोपजीवी, आइए समझते हैं अच्छे से। दोस्तों आपने देखा है क्या, मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया था, क्या होते हैं मृतोपजीवी? जो सड़े गले मरे पदार्थ पर रहकर अपना भोजन का ग्रहण करते हैं, उन्हें ही हम लोग दोस्तों मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कल मैंने बताया था दोस्तों, आप लोग केला खाते हो फिर उसको फेंक देते हो ना छिलका को, या फिर दोस्तों मान लो कि आपने खाना बना लिया एक्स्ट्रा और वो खाना दोस्तों बहुत बच गया, तो आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे क्या? डस्टबिन में फेंक दोगे क्या, या कहीं बाहर फेंक दोगे क्या? यस सर।
कुछ दिन बाद दोस्तों देखना वो खाना जो आपका होगा क्या वो पूरी तरह से सड़ जाएगा क्या? दोस्तों जब आपका वो जो भोजन खाना होगा, फूड होगा जो आपने फेंका था दोस्तों, वो सड़ जाएगा और उसमें छोटा छोटा बैक्टीरिया लग जाएगा दोस्तों। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा दोस्तों? उस भोजन को ग्रहण करेगा। तो क्या इसमें हम ये लिख सकते हैं क्या कि वैसे जीव जो सड़े गले या मृत जीवों से भोजन की प्राप्ति करते हैं। भोजन की प्राप्त करते हैं। उन्हें दोस्तों हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको अगर बता दें, जैसे कि आप कुछ दोस्तों सोचना, जैसे जो जंगलों में जैसे कुछ जानवर जो होते हैं कुछ टाइम बाद मर जाते हैं क्या दोस्तों? तो शेर क्या मरा हुआ जानवर का शिकार करता है क्या? नहीं सर। दोस्तों आपने सोचा फिर उसका क्या होगा?